हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पारानोया एजेंट की एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। पारानोया एजेंट एक इस तरह का एनिमे है जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। इसके अंदर सस्पेंस बना रहता है और सच बताऊं, इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आखिरकार एनिमे के अंदर क्या हो रहा है ये समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर तुम बच्चे हो तो मत देखो यार, छोड़ के जाओ, ये एनीमे तुम्हारे लिए नहीं है। जाके छोटा भीम देखो यार। एपिसोड की शुरुआत में हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पे सब लोग बिजी होते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल के साथ बिजी होते हैं, लेकिन यहाँ पे गेम वेम नहीं खेल रहे होते। ये सब अपने काम को लेके बहुत बिजी होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं और ये सब हम इनके पसीने से पता लगा सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सब लोग काम करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लोगों के अंदर है। इसके बाद हम एक बूढ़े दादू को देखते हैं जो रोड के ऊपर मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं। इन्हें कोई समझाओ कि अब ये स्कूल में छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैथ कर रहे हैं बूढ़ा, तो करने दो बूढ़ों को। इसके बाद बूढ़ो सामने दिखता है, वहां पे एक बस आती है और बस के अंदर से उतर के आती है अपनी मेन कैरेक्टर सुकीगो सागी, जो कि एक कार्टून डिजाइनर होती है या फिर डॉल डिजाइनर होती है जो डॉल्स को डिजाइन करती है। और इसने एक डॉल को क्रिएट किया होता है जिसका नाम होता है मैरुमी, जो इसके हाथों में होता है। और सच में ये डॉल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है। पूरे शहर के अंदर सबके पास ये डॉल होता ही है। सुकी को बहुत पॉपुलर होती है, इसीलिए उसका बॉस चाहता है कि वो एक और डॉल को डिजाइन करे जो मैरुमी से भी ज्यादा पॉपुलर बन जाए और उससे इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिले। सुकी को ट्राई करती है, लेकिन ये जितनी बार भी ट्राई क्यों ना करे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। इसे जो डिजाइन होता है वो कभी भी ठीक नहीं लगता, जिस वजह से इतना पॉपुलर होने के बाद भी ये थोड़ा स्ट्रेस में होती है। और यहीं पे इसका बॉस एक और ऑर्डर ले लेता है, एक बहुत बड़ा ऑर्डर ले लेता है और उसके लिए वो मंडे तक का वक्त लेता है। लेकिन सुकीगो के लिए ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सुकीगो किसी से कुछ कह नहीं पाती कि उसे आराम की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं सुकीगो रात में अपने घर के लिए जा रही होती है। इसको बॉस की बातें याद आती है और ये अपने डॉल से बातें करती है। बोलती है, मारुमी क्या कोई तुम चमत्कार कर सकती हो? तब ये एक बूढ़ी औरत को देखती है जो कचरे में से कुछ उठा रही होती है। उसे देखने के बाद इसे कुछ अजीब फील होता है। ये बूढ़ी औरत को क्रॉस करके आगे जाती है, लेकिन जब ये पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पे वो बूढ़ी औरत नहीं होती, जिसे देखने के बाद सुकी को बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो तेजी से भागने लगती है, लेकिन एक जगह पे ये गिर जाती है। इसके सारे कागजात और इसका डॉल भी बिखर जाता है। ये अपने डॉल को उठाती है और एक कागज को उठाने के लिए गाड़ी के नीचे जाती है, लेकिन जब ये गाड़ी के नीचे से बाहर आ रही होती है तब इसके हाथ में थोड़ा सा चोट लग जाता है और इसका खून भी बह जाता है। लेकिन तभी एक काली परछाई अपीयर होती है जिसके हाथों में एक बैट होता है और वो अटैक कर देता है सुकीको के ऊपर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम सुकीको का ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पे अफरा तफरी मची होती है। बार बार कॉल्स आ रहे होते हैं क्योंकि सुकीको बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, इसीलिए न्यूज में, सोशल मीडिया में, हर जगह पे सुकीको के ही न्यूज आ रही होती है कि उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। और इसके ऑफिस में बार बार फोन आ रहे होते हैं। जितने भी सुकीको के फैंस होते हैं उनके फोन आ रहे होते हैं और बॉस भी डिसाइड करता है कि वो जाके सुकीको से मिलेगा। इसके बाद हम अस्पताल का सीन देखते हैं जहाँ पे सुकीको 510 नंबर के रूम में रह रही होती है। उसके पास 2 डिटेक्टिव आए होते हैं और डिटेक्टिव बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हारे पास कोई आया, तुम्हें जब महसूस हुआ तुमने मुड़ के देखा और तभी उसने तुम्हारे ऊपर किसी मेटल से अटैक कर दिया। क्या तुम्हें बस इतना ही याद है? क्या कुछ और तुम्हें याद है जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया? क्या तुम उसे पहचान सकती हो? क्या कुछ भी उसके बारे में याद है? उससे हमारी मदद हो सकती है। इसके बाद सुकी को बोलते हैं, रेड, मेरा रेड बैग, वो मेरा फेवरेट था। इसके बाद डिटेक्टिव बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास एक रेड बैग था, क्या उसे भी उसी अटैकर ने ले लिया? उसके अंदर क्या था? पर्स, पैसे या फिर कुछ और? इसके बाद सुकी को बोलती है, एक गोल्डन बेसबॉल बैट। इसके बाद डिटेक्टिव बोलता है, अच्छा तो उसने तुम्हारे ऊपर एक गोल्डन बैट से अटैक किया था, वो कैसा दिखता है? क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है, उसका हुलिया वगैरह वगैरह? और तब सुकी को बोलती है, उसकी हाइट बहुत छोटी थी, शायद वो 5th या फिर 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता है। इसके बाद डिटेक्टिव बोलता है, एक एलिमेंट्री स्कूल जाने वाला बच्चा। और तब सुकी को अपने सर पकड़ लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एक बंदा डांट रहा होता है, ये सब बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे फूलों की जरूरत नहीं है। तुमने वादा किया था कि अगली बार जब तुम मिलोगे तब तुम
पैसे दे दोगे, तुम इसकी भरपाई करोगे। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसे डांट पड़ रही होती है। उसका नाम कुआजू होता है। कुआजू बोलता है जब मेरा नेक्स्ट आर्टिकल का पैसा मुझे मिल जाएगा मैं तब तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। ये बंदा बोलता है बहाना मारना बंद कर दो, तुम तो एक फेमस राइटर हो, तुम्हें पैसे की क्या कमी है, अगली बार अगर तुम मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस कर दूंगा। इसके बाद वो बंदा यहाँ से चला जाता है। दोनों डिटेक्टिव इसके पास आते हैं और एक डिटेक्टिव बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे अपने गंदे दिमाग का इलाज करने के लिए आए हो। दूसरा बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा विक्टिम यहीं पे रहता है। और कुआजू बोलता है कि नहीं, उस बूढ़े की कौन परवाह करता है, मैं उसका विक्टिम हूँ, मैंने गलती से उसे ठोक दिया था, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद पहला वाला डिटेक्टिव बोलता है तुम जैसे गिद्ध को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाके और भी मेहनत करो ताकि तुम अपनी उधारी चुकता कर सको। इसके बाद ये राइटर एक नर्स से बोलता है मुझे माफ करना, मेरे दोस्त थोड़े से केयरलेस हो गए थे, क्या तुम बता सकती हो वो पेशेंट। और इसके बाद नर्स बोलती है अच्छा तो तुम उसकी बातें कर रहे हो, वो तो 510 में है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यंग डिटेक्टिव बोलता है मुझे सुकीको के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। इसके बाद बूढ़ा डिटेक्टिव बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि ये जानबूझ के सब कुछ कर रही है, शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो सिर्फ बहाना मार रही है। तभी यंग डिटेक्टिव देखता है सुकीको इनकी तरफ देख रही होती है और ये अपना हाथ हिलाता है और ये बोलता है कि नहीं, तुम्हें इतना ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, लड़कियों के बारे में तुम्हें थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए, तुम्हें एकदम शांति से काम करना चाहिए जैसे तुम संतरे का छिलका निकालते हो। इसके बाद बूढ़ा वाला डिटेक्टिव बोलता है अच्छा तो तुम उसका छिलका निकालना चाहते हो। इसके बाद यंग डिटेक्टिव बोलता है कि हे ऐसा मत बोलो, लड़कियों को डबल मीनिंग जोक्स अच्छे नहीं लगते हैं बेटा, अच्छे लगते हैं। इसके बाद ओल्ड डिटेक्टिव बोलता है तुम्हें याद है एक और केस जो बिल्कुल इसी की तरह था, जहां पे एक फेक केस लगाया गया था कि सड़कों के ऊपर उनके ऊपर अटैक हुआ था। इसके बाद यंग डिटेक्टिव बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा ही सोच रहे हो, क्या ये डिटेक्टिव का इंस्टिंक्ट है। इसके बाद ओल्ड डिटेक्टिव बोलता है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। इसके बाद यंग डिटेक्टिव बोलता है हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, चलो साइंटिफिकली इसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस बूढ़े ने जो कैलकुलेशन किया होता है उसके आखिरी में आंसर आया होता है 510। अब इसका क्या लिंक है इसके बारे में तो हम कभी और बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कावाजू इंटरनेट की मदद से सुकीको के बारे में पता लगा रहा होता है। तभी एक बच्चा बोलता है हे तुम्हें और कितना टाइम लगेगा। और इसके बाद ये बंदा इन्हें एक अश्लील फोटो दिखा के यहाँ से निकल जाता है और ये बच्चे भी खुश होकर उस अश्लील फोटो को देख रहे होते हैं। साले क्या बच्चे हैं यार। न्यूज चैनल में सिर्फ सुकीको के बारे में ही बातें चल रही होती है और जिसने सुकीको के ऊपर अटैक किया होता है उसका नाम इन्होंने रखा होता है शोनन बैट। दोनों डिटेक्टिव शोनन बैट के बारे में पूछताछ करते हैं क्या इस तरह का कोई बच्चा किसी ने देखा है वगैरह वगैरह, और ये अपना स्केच भी दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। कुछ लोग बहुत ज्यादा निराश होते हैं कि एक बच्चे ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और कुछ लोग उस बच्चे को पीटना चाहते हैं। एक बंदा उसी बूढ़ी औरत के बारे में बताता है। इसके बाद दोनों डिटेक्टिव उस बूढ़ी औरत के घर के पास पहुंच जाते हैं जो एक छोटा सा तंबू होता है। ये उसके पास जाके बोलते हैं क्या यहाँ पे कोई है। इसके बाद कुआजू बाहर निकलता है और बोलता है यहाँ पे कोई नहीं है। ओल्ड डिटेक्टिव बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम उस बूढ़ी औरत के पैसे चुरा रहे हो। और तब कुआजू बोलते हैं कि नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रहा था इन्वेस्टिगेशन में। जब मुझे पता चला इस बूढ़ी औरत के बारे में तब मैं यहाँ पे आया, लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से वो चली गई थी। इसके बाद यंग डिटेक्टिव अंदर जाके चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कुआजू बोलता है कुछ लोगों ने शोनन बैट को देखा है। तभी ओल्ड डिटेक्टिव बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी कर रहे हो, तुम्हारा रिकॉर्ड तो बहुत बुरा है, स्पेशली ड्राइविंग रिकॉर्ड। इसके बाद कुआजू डर के यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम सुकीको को देखते हैं जो अपने लैपटॉप के ऊपर अपने फैंस के ईमेल को पढ़ रही होती है। बहुत सारे फैन ने इसे ईमेल किया होता है, बहुत सारे लोगों ने इसे अच्छी अच्छी बातें की होती है, ऑल द बेस्ट, गुड लक वगैरह वगैरह कहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कहा होता है कि तुम एक नंबर की झूठी हो, तुम बचपन से ही झूठी हो, तुम्हें किसी मेटल बैट ने नहीं पीटा है, ये सब एक बहाना है, मुझे पता है तुम्हारे बारे में। इतना सुनने के बाद सुकीको थोड़ा हैरान हो जाती है। इसके बाद सुकीको उस मैसेज को डिलीट कर देती है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे मैसेज आए होते हैं जिसे देखने के बाद सुकीको काफी घबरा जाती है और उसके हाथों से मेरुमी छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं मेरुमी अचानक से चलने लगता है, वो लुढ़कता हुआ चलता है, इसके पैरों के पास आता है और बोलता है हे इनकी बातों पे ध्यान मत दो, ये सब के सब तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम अलग हो। इसके बाद सुकीको बोलती है लेकिन मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ। इसके बाद मेरुमी बोलती है तुम घबराओ मत, इनके ऊपर ध्यान मत दो, ये सब तुमसे जलते हैं, तुम उनसे बेहतर हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो सब बुरे इंसान है। इसके बाद सुकीको बोलती है हाँ मुझे पता है,
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं सुकीको सागी काम पे निकल रही होती है। वो फोन पे बताती है कि वो अभी थोड़ा सा ठीक है, वो ड्रॉ कर सकती है, इसीलिए वो काम पे जा रही होती है। लेकिन अचानक से इसके हाथ से मोबाइल फिसल जाता है, नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे पहुंचता है कुवाजा और वो इसका मोबाइल उठा के इसे देता है और बोलता है तुम तो सुकीको सागी हो ना, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने थे तुम्हारे ऊपर जो अटैक हुए थे उसके रिलेटेड। लेकिन सागी अपना फोन ले लेती है और इसे शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ जाती है। कुवाजा बोलता है मिस सागी ये तुम्हारा है ना, और इसे इसका एक ड्राइंग दिखाता है। इसे देखने के बाद ये उसके साथ आइसक्रीम खाने के लिए जाती है, जहाँ पे कुवाजा बोलता है कि अब मुझे पता है कि तुमने मैरुमी को कैसे बनाया, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। जहाँ पे तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ वहाँ पे एक बेघर औरत रहती थी, मुझे ये ड्राइंग उसके घर के पास से मिली है। मैंने सुना है कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इसीलिए मैं इस केस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैंने आस पड़ोस में पूछा लेकिन किसी ने भी तुम्हारे ऊपर अटैक होता हुआ नहीं देखा, ये काफ़ी अजीब बात है। तुम्हारे ऊपर जब अटैक हुआ था तब ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी। इसके बाद सुकीको बोलती है मैंने उसे देखा था, और तब कुवाजा बोलता है तो मुझे बताओ। सुकीको बोलती है मुझे याद नहीं है। इसके बाद कुवाजा बोलता है मुझे लगता था कि शायद उस बूढ़ी औरत को कुछ पता होगा, लेकिन तुम्हें चोट लगने के बाद से वो अचानक से गायब हो गई, ये काफी ज्यादा अजीब है ना। और तब सुकीको बोलती है तुम्हारा आइसक्रीम मेल्ट हो रहा है। इसके बाद कुवाजा बोलता है कि ये काफी अजीब बात है, मुझे नहीं लगता कि एक बूढ़ी औरत तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकती है, ना ही कोई छोटा बच्चा तुम्हारे ऊपर अटैक कर पाएगा। इसके बाद इसका चम्मच नीचे गिर जाता है, ये चम्मच उठाने के लिए नीचे झुकता है और सुकीको के टांगों के बीच में दिखता है साला हवसी कहीं का, और अजीब तरीके से आइसक्रीम खाता है। आगे कुवाजा बोलता है मिस सागी तुम एक फ्रीलांसर हो या फिर रेगुलर एम्प्लॉय हो, मैरुमी के कॉपीराइट को कौन ओन करता है? अगर तुम करती होगी फिर तो तुम करोड़ों में कमाती होगी, और मुझे पता है तुम्हारे को-वर्कर्स तुमसे नफरत करते हैं और वो अलग अलग लड़कियों की आवाज में एक्टिंग करके इसे सुनाता है कि कौन सी लड़की इसके बारे में क्या सोचती है। आगे कुवाजा बोलता है तुम्हें बहुत ज्यादा सक्सेस और नाम मिला है, लेकिन उसके बावजूद लोग तुमसे जलते हैं और तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है नया कैरेक्टर बनाने के लिए। मैं समझता हूँ अगर मैं भी तुम्हारी जगह पे होता तो मैं भी इसी तरह से भाग जाता, तुमने अभी तक नया कैरेक्टर नहीं बनाया है। इसके बाद ये इसके सीने की तरफ देखता है, एक चेरी खाता है और बोलता है क्या वो सच में है, क्या सच में तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था? इसके बाद सागी शोनन बैट का एक फ्लैश देखती है, जिसे देखने के बाद वो सहम सी जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डिटेक्टिव इससे सवाल कर रहे होते हैं और ये बस गोल्डन बैट के बारे में बताती है। इसके बाद चारों तरफ अफवाह फैल जाती है कि सागी के ऊपर जिसने अटैक किया था वो एक छोटा बच्चा है जो शॉर्ट पैंट पहनता है, बेसबॉल कैप पहनता है और उसके हाथों में गोल्डन कलर की मुड़ी हुई बैट होती है, और उसका नाम ये लोग रखते हैं शोनन बैट। और भी अफवाह फैलती है कि जब शोनन बैट किसी के ऊपर अटैक करता है तब वो स्माइल करता हुआ अटैक करता है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कुवाजा सागी के घर में ताका झाकी कर रहा होता है, तभी इसको किसी का कॉल आता है और वो बोलता है तू मेरे पैसे कब लौटाएगा, कितने बहाने और मारेगा, तू मेरे पैसे लौटाएगा या फिर नहीं। इसके बाद कुवाजा बोलता है कि मुझे एक बड़ा काम मिल चुका है, जल्दी मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तभी हम सागी को देखते हैं जो यहाँ पे पहुंच चुकी होती है और सागी यहाँ से तुरंत जाने लगती है। वो तेजी से चलने की कोशिश करती है जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पे कुवाजा आता है और बोलता है मिस सागी जरा एक सेकंड के लिए रुको, मेरी बातें सुनो, ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मिस सागी तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती? इसके बाद सागी यहाँ से चुपचाप चली जाती है। ये सागी का रुमाल उठाता है, तभी इसके पीछे एक परछाई आती है और ये पीछे मुड़ के देखता है और हम देखते हैं ये मेटल बैट होता है जो इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं सागी फिर से एक और जगह पे गिर जाती है, तभी इसे कुछ महसूस होता है। ये ऊपर की तरफ देखती है, यहाँ पे एक बंदा होता है जिसके पैरों में गोल्डन बूट होते हैं और गोल्डन बैट होता है, और ये कोई और नहीं शोनन बैट होता है जो स्माइल कर रहा होता है और ये बोलता है हेलो अगेन, और ये स्केटिंग करता हुआ यहाँ से निकल जाता है। सुबह न्यूज़पेपर में चारों तरफ सिर्फ शोनन बैट के बारे में लिखा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा कमाल सा धांसू सा लिख देना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड भी तुम्हारे लिए ला सकूं। और अगर चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।